हेलो। बोलिए, आप मुझे सुन रहे हैं कि नहीं? हेलो। 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 जी, धन्यवाद तिवारी जी, स्वागत के लिए। आशा है आप सुन रहे होंगे। मैं आपसे मॉरिशस से मुखातिब हूँ। मॉरिशस से मुखातिब हूँ। मैं शुरू कर सकता हूँ? आप ज़रा मुझे बताइए। आप नीचे लिख दीजिए अगर मैं शुरू कर सकता हूँ तो। सबको नमस्कार। माया प्रकाशन अनिल तिवारी जी को नमस्कार। मैं राजीरामन मॉरिशस से बोल रहा हूँ। आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो मुझे ज़रा कोई नीचे लिख दें। मैं शुरू करता हूँ। प्रभा तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे देख रही हैं, मतलब मैं शुरू कर सकता हूँ। प्रभा तिवारी जी का स्वागत। अनिल तिवारी, माया प्रकाशन जी का स्वागत। और ढेर सारे लोग जो जुड़ने वाले हैं उनको मेरा धन्यवाद, नमस्कार और मॉरिशस से स्वागत मैं करता हूँ। मैं राजीरामन हूँ। मैं मॉरिशस से हूँ। मॉरिशस एक टापू है। यहाँ पर 13 लाख की आबादी है और 55% हिंदू हैं। यहाँ एक तरह से सोचिए तो हिंदू का ही राज है। हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू स्पीकर हैं इसके असेंबली के, और मुसलमान बिहारी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। तो मैं इस देश से बोल रहा हूँ और यहाँ साहित्य, हिंदी साहित्य अच्छा लिखा जा रहा है। भारत के बाहर शायद यही एक देश है जहाँ पर हिंदी इतनी जोरों पर है और हिंदी के इतने प्रकाशन हो रहे हैं। आज मैं खासकर बात करूँगा अपनी पुस्तक देश मॉरिशस, मतलब भारत से बाहर एक हिंदी का देश मॉरिशस। इसमें इसका प्रकाशन माया प्रकाशन कानपुर से है और पृष्ठ संख्या 110 है। समर्पण मैंने अपने मित्र कृष्णा और उनकी पत्नी राधा को किया है, जो इंग्लैंड में रहते हैं, और इंग्लैंड में मेरा भी एक आशियाना बनाया है। भूमिका रविराज पटेल की है। रविराज पटेल पटना में रहते हैं और फिल्मकार हैं और सिने यात्रा के डायरेक्टर हैं। और प्रकाशन मतलब पिछले साल का है, 2019 का है। अपनी इसमें अपनी बात है, भूमिका है। 13 शोध लेख हैं इसमें और 12 लेख हिंदी में हैं और 1 लेख अंग्रेजी में है। और पहला जो लेख है वो है मॉरिशस में हिंदी का सर्वेक्षण। मॉरिशस में हिंदी का एक सर्वेक्षण, ये है, बड़ा लेख है। और दूसरा लेख है मॉरिशस में भारतीयता और गांधीवाद के वाहक श्री जयनारायण रॉय, वो मॉरिशस के थे। सोने जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे हैं। और तीसरा लेख है मॉरिशस का हिंदी रंगमंच 1834 से के नाटक पर एक
और चौथा लेख है प्रवासी पंडित वासुदेव विश्वदयाल ने भारतीय संस्कृति, धर्म और हिंदी का प्रचार किया, ये उन पर लेख है। और पांचवा लेख है फ्रांसीसी साहित्य में भारत और भारतीयता, मतलब फ्रांसीसी साहित्य में भारत और भारतीय संस्कृति। और 1600 से लेकर 19वीं शताब्दी तक की रिसर्च है इसमें। और सातवां लेख है प्रवासी जनजीवन पर हिंदी फिल्मों का प्रभाव। और आठवां लेख है डॉक्टर मुनीश्वर लाल चिंतामणि, एक समर्पित शोधकर्ता। मुनीश्वर लाल चिंतामणि यहाँ के स्कॉलर्स थे और प्राध्यापक रहे हैं यूनिवर्सिटी में, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बने थे। उनका स्वर्गवास 1900 में हुआ था, 1909 में हुआ था। और वो हिंदी के बहुत अच्छे कर्मठ लेखक और कार्यकर्ता थे। और नौवां लेख है आजामेल माता बदल, कभी गुरु कभी चेला। आजामेल माता बदल यहाँ पर काफ़ी सक्रिय रहे थे, हिंदी प्रचारणी सभा के प्रधान थे, वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट के बोर्ड में थे। और 10वें हिंदी सम्मेलन में उन्हें सम्मान किया गया था भोपाल में। और वो उनसे मैंने हिंदी सीखी है। और बाद में जब मैं पत्र चलाता था अखबार, तो उसमें मेरे साथ काम करते थे और उन्होंने पत्रकारिता मेरे साथ सीखी। और 10वां लेख है बिहार जब सर्दी आता है तो मॉरिशस को छींक आती है, ये है। और जो 11वां लेख है वो है भारत के प्रधानमंत्री को खुला पत्र। ये मैंने लिखा था उसी समय, और ये आगरा के एक अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था। मतलब इसमें भारत दिल्ली के कुछ लोग बैठकर मॉरिशस को कैसे, किस नज़र से देखते हैं और कितने घोटाले करते हैं। मॉरिशस को सम्मानित करने का समय आता है तो अपने तरीके से किसी और को सम्मान कर देते हैं, ऐसा ये इस पर मैंने विरोध जताया था और लिखा भी था। और एक है मॉरिशस में मीडिया, ये हिंदी में है। और एक है मीडिया इन मॉरिशस आइलैंड, अंग्रेजी में है। मतलब यहाँ ये जो टापू है यहाँ पर पत्रकारिता पर मैंने लिखा है। और 2 अलग टापू हैं, एक रीनियन आइलैंड है जो फ्रांस आधिपत्य का है और वहाँ का लिखा है, और रोड्रिक्स आइलैंड जो हमारा आइलैंड है, जो हमारे आधिपत्य, मॉरिशस के आधिपत्य में, मैंने उस पर लिखा है। तो ये रहा मतलब 13 लेख जो मैंने इसमें शामिल किए हैं। अपनी बात में मैंने चर्चा की है मॉरिशस की हिंदी प्रवासी हिंदी है या मॉरिशस की अपनी हिंदी है, इस पर मैंने चर्चा की है। वह इसलिए क्योंकि प्रवासी तो आप जानते हैं, माया प्रकाशन अनिल जी आप स्वागत कर रहे हैं। मैं फिर से आपको धन्यवाद बोलता हूँ। आप बोल रहे हैं कि आवाज़ धीमी आ रही है, आप देखते हैं क्या? नहीं, मैंने मैक्सिमम डाल दिया है, मैक्सिमम कर दिया है मैंने। एक मिनट फिर से मैं देखता हूँ। अभी 3 लोग मुझे देख रहे हैं। नहीं, मेरा लिसनिंग पावर जो हाई लेवल पर है, ऐसा मेरा ये बता रहा है, ऐसा मुझे बताया, मतलब फेसबुक मुझे बता रहा है। फिर से इसको करता हूँ। जी, मेरी आवाज़ इधर से ठीक है भैया, और यहाँ बता रहा है कि इससे ज़्यादा आवाज़ में कान के लिए घातक होगा, ये बताया जा रहा है। ये भी माइक। तो मैं आपको बता रहा था अपने 13 लेखों के बारे में, और अपनी बात में मैंने चर्चा की है कि मॉरिशस की हिंदी प्रवासी है या अपनी मॉरिशस की हिंदी है, ये मैंने अपनी भूमिका में लिखी है। और आपको ये मालूम होगा
कि जो प्रवासी हिंदी है जो प्रवास में लिखी जा रही है, कि कितने लोग, कैसे तेजेंद्र शर्मा है, कैसे और लेखक जो हैं, ढिंगरा जी हैं, और कितने ऐसे लेखक हैं जो सरंघाई हैं, जो कनाडा, यूएस और इंग्लैंड में रह रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं, वो प्रवासी लेखक हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो जो लोग बाप दादी वहाँ से कुली बन करके आए थे, गुलाम बन करके आए थे, एग्रीमेंट में आए थे, गिरमिटी आए थे, मैं उनकी चौथी पीढ़ी हूँ। पहले जो आए थे वो इंडियंस थे, भारतीय बोलते थे। दूसरे भी इंडियंस पेरेंट्स से जन्मे, वो इंडियंस ही कहलाए। लेकिन तीसरी जो पीढ़ी है वो इंडो मोरिशन कहलाए। और इंडो मोरिशन कहलाए क्योंकि यहाँ उनका जन्म हुआ था, और यहाँ जन्म लिए हुए, यहाँ के लोगों से जन्म लिए हुए बच्चों को मोरिशन कहते हैं। तो मैं मोरिशन हूँ, चौथी पीढ़ी का, और मेरे बाद 3 पीढ़ियाँ और आ चुकी हैं। प्रवासी नहीं हो सकता हूँ, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ आपको, ये मेरा विचार है, मैं प्रवासी नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मोरिशन हूँ, यहीं जन्मा हूँ और यहीं बड़ा हुआ हूँ, और मोरिशन माँ बाप से जन्मा हुआ हूँ। तो मैं एक प्रवासी कैसे हो सकता? मैं प्रवासी नहीं हो सकता हूँ। तो इस पर ज़रा ध्यान दें। और मैं इसी पर लिखा हूँ, और इसी पर लिखा हूँ कि मैं एक प्रवासी लेखक नहीं हूँ, मैं एक मोरिशन लेखक हूँ। मॉरिशस की अपनी हिंदी है जो शायद आपसे मिले या ना मिले। अभिमन्यु अनंत है, और कई ऐसे लेखक हैं जिनमें मैं भी हूँ। हम लोग यहाँ के माँ बाप से जन्मे हैं और यहाँ रहते हैं। तो मैं प्रवासी नहीं हो सकता हूँ, मैं मॉरिशन लेखक हो सकता हूँ। और इसीलिए मैंने लिखा भारत इतर हिंदी देश, भारत के बाहर जो हिंदी देश है वो मॉरिशस है। इस पर मैंने लिखा है, अपनी भूमिका भी इस पर लिखी है, अपनी बात इस पर लिखी है, और ऐसे लेख भी आए हैं। अब पहला लेख है मॉरिशस में हिंदी का सर्वेक्षण। उसमें चर्चा मैंने गांधी और मनीलाल पर की है। ये आपके लिए या हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारे 1934 आने लगे तो 1920 तक वे आते रहे थे। हालांकि आपके यहाँ विधानसभा में लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय आदि लोगों ने जोर डालकर अंग्रेज सरकार से ये कह दिया था कि भारत से गिरमिटिये नहीं जाने चाहिए। तो वो 1919 में बंद हो गया था, 1918 में बंद हो गया था, लेकिन 1920 तक जाते रहे थे। तो 1901 में यहाँ पर गांधी जी आए थे। गांधी जी इत्तेफाक से आए थे, उनका कोई प्लान नहीं था, योजना नहीं थी आने के लिए। वो दक्षिण अफ्रीका में अपने काम पूरा करके भारत लौट रहे थे अपने परिवार के साथ। और क्या हुआ, बीच में उनका जहाज नौशेरा टूट गया था, खराबी आ गई थी मशीन में। तो वो पोर्ट लुइस में, मॉरिशस में के बंदरगाह में लंगर लगाया, और यहाँ पर 19 दिन तक वो मरम्मत होती रही उसकी मशीनें, और 19 दिन तक गांधी जी मॉरिशस में रहे और आसपास में घूमते रहे। उन्होंने यहाँ के गिरमिटियों की दशा देखी और बहुत ही दुख हुआ उनको। वो पहले से मॉरिशस के बारे में जानते थे, और मॉरिशस वाले भी उनको पहले से जानते थे, क्योंकि उनके लेख छपते थे ट्राइब्यून में, उनकी चर्चा भी होती थी, और दक्षिण अफ्रीका में थे तो यहाँ भी उनकी चर्चा में थी। तो चलते चलते ये भी बोल दूँ कि यू हैव गिवन अस एन एडवोकेट, और हम लोगों ने आपको महात्मा दिया है, ये मत भूलिए। दक्षिण अफ्रीका आपको महात्मा दिया है। फतिमा मीर, वहाँ डरबन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की किताब पढ़िए, द मेकिंग ऑफ द महात्मा। हाँ, तो मैं गांधी जी पर बोल रहा था कि 1901 में आए, 19 दिन तक रहे या 21 दिन तक रहे, उन्होंने काम किया, और जाते समय 2 वाक्य कह गए भारतीय लोगों को कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए, और उनको शिक्षा के बाद राजनीति की ओर जाने के लिए प्रेरित कीजिए। तब तक हमारे बच्चे 1934 से जो आए थे तब तक नहीं पढ़ते थे, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, क्योंकि उस समय के पेरेंट्स जो थे, माँ बाप थे, अभिभावक जो थे, अपने बच्चों को अंग्रेजी प्राइमरी स्कूल में नहीं भेजते थे, क्योंकि वहाँ पर पादरी लोग कक्षाएं लेते थे और नाम बदल देते थे बच्चों का, धर्म परिवर्तन कर देते थे, और रात दिन बाइबल पढ़ाते थे और बाइबल की प्रार्थना करते थे। तो हिंदुओं ने, विशेषकर हिंदुओं ने, मतलब
लोगों ने कहा कि अपने बच्चों को नहीं भेजें और उनको नहीं भेजते थे। मेरा एक मित्र था पूजानंद नेमा, वो मेरे साथ, हम दोनों साथ में काम करते थे। उनका देहांत बहुत जल्दी हो गया था। तो उन्होंने उनके माँ बाप ने कहा था कि आप स्कूल मत जाओ, भले नहीं पढ़ना है, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने नाम, अपने परिवार की रक्षा करनी है। तो वो नहीं गया था। तभी सायंकालीन पाठशालाएं खुली, बैठका के बारे में मैं एक बहुत लंबी चर्चा करूंगा आपको। बैठका हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई प्रचार का केंद्र था, और वही केंद्र था एकता का, जहाँ पर सभी हमारे माँ बाप थके हारे, मार खा के, भूखे रह के वहाँ मिलते थे और अपने बारे में, अपने दुख के बारे में एक दूसरे से बांटते थे और रामायण पढ़ते थे। वही एकता का केंद्र बना और वही हमारी आज़ादी की बुनियाद में थी। तो वहाँ पर बच्चे पढ़ने लगे, और बाद में जब गांधी जी आए तो गांधी जी ने कहा बच्चों को पढ़ाइए। तब लोगों ने ब्रिटिश स्कूल में, जो यहाँ पर अंग्रेज कॉलोनी थे, कॉलोनियल मास्टर्स थे, तो ब्रिटिशों ने स्कूल खोली थी, लेकिन उसमें हबशी के बच्चे ज़्यादा जाते थे, सब जाते थे। हबशी के बच्चे जो फ्रेंच समय में वो कुली, मतलब स्लेव बन के आए थे मलागासी रिपब्लिक से, और तब मलागा था, और तब दक्षिण अफ्रीका, काले दक्षिण अफ्रीकी से वहाँ पर आए थे। बाद में 34 से पहले 33 में जब दास उन्मूलन हुआ तो उन लोगों ने खेत छोड़ दिया। तभी से हम अंग्रेज़ों ने हमारे लोगों को वहाँ ले जाना शुरू किया था। तो अंग्रेज़ी हमारे बच्चे पढ़ने लगे गांधी जी के कहने के बाद, और फिर बाद में जाकर बहुत लोग नहीं, एक दो इने गिने लोग यहाँ से भारत पढ़ने गए। उसमें से पहले थे पंडित वासुदेव विश्वनाथ और जी.एन. रॉय, ये दो लोग गए थे। और वही दो लोग वहाँ से समाज में रहकर, वहाँ संघर्ष में पक कर, वहाँ की आज़ादी संघर्ष को देखकर और विद्वानों से मिलकर आए थे और यहाँ पर काम शुरू किया था। और मैं बोल रहा था कि गांधी जी आए और चले गए, और उन्होंने एक आदमी भेजा, मगनलाल मनीलाल डॉक्टर उनका सरनेम था। वो बड़ौदा के थे और एडवोकेट थे। इंग्लैंड गए थे फाइनल करने, तो वहाँ पर गांधी जी मिले थे। तो गांधी जी उन्होंने कहा कि आप मॉरिशस जाइए, और मॉरिशस की परिस्थिति समझाया था उनको। मॉरिशस जाके आप वहाँ के हिंदुओं की सेवा कीजिए। हिंदी का सर्वेक्षण, हिंदी कैसे आई, मैं ये समझा रहा हूँ आपको। ये मेरी पुस्तक हिंदी थिएटर भारत हिंदी थिएटर देश मॉरिशस के बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो 1901 के गए उनका आदमी स्पेशल इनवॉय मनीलाल डॉक्टर आए 1907 में। 1909 में उन्होंने एक अखबार निकाला, साप्ताहिक अखबार हिंदुस्तानी निकलता था अंग्रेजी और गुजराती में, क्योंकि वो गुजराती थे। तभी गांधी जी ने कहा उनको कि आप गुजराती में क्यों निकाल रहे हैं, अंग्रेजी और हिंदी में निकालिए। वहाँ के बिहारी, वहाँ के उत्तर प्रदेशी जो कुली हैं, वो कैसे जानेंगे। तो हिंदी और अंग्रेजी में निकलने लगा। वही यहाँ का पहला हिंदी अखबार था, और यहीं पर हमारे लोगों ने, हमारे बाप दादों ने, जो गिरमिटिया बन करके आए थे, पहली बार देवनागरी लिपि लिखी। यहाँ पर गांधी जी ने मनीलाल को भेजा था क्या करने के लिए, यहाँ के हिंदुओं को समृद्ध करने के लिए, यहाँ के हिंदुओं को शिक्षित करने के लिए, यहाँ के हिंदुओं के केसेस को कोर्ट में फाइट करने के लिए। वो मुफ्त में करते थे, ऐसे में करते थे। और उसमें दो हिंदी सेनानियों की चर्चा है, जयनारायण रॉय। वो हिंदी साहित्य में भी उन्होंने योगदान किया। और पंडित वासुदेव विश्वनाथ अंग्रेजी में लिखते थे, हिंदी में लिखते थे, भोजपुरी में लिखते थे, फ्रेंच में लिखते थे, संस्कृत में भी लिखते थे।
तो उन्होंने लगभग 500 ऐसी छोटी मोटी किताबें लिखी हैं। और जयनारायण रॉय धनी परिवार के थे, यहाँ पर आए, कॉलेज खोला। यहाँ उस समय में कॉलेज पे होता था, आज शिक्षा यहाँ मुफ्त है। तो उन्होंने अपने कॉलेज में हिंदू लड़कों को पढ़ाया, हिंदुओं को पढ़ाया लिखाया, और वे साहित्य की सेवा में उन्होंने जोर दिया और हिंदी प्रचारणी सभा के कई सालों तक प्रधान रहे। और पहला नाटक उन्हीं का लिखा हुआ है, जीवन संगिनी। जीवन संगिनी उनका पहला नाटक है, मतलब मॉरिशस का पहला नाटक है। और इस तरह से मैंने लिखा है यहाँ के कहानीकारों पर, यहाँ के उपन्यासकारों पर, यहाँ के कैसे मैं बोलूँ आपको, यहाँ के कहानी का नाटककारों पर, और यहाँ के जितने साहित्य रचनाएं हुई उन पर, और रचनाकारों पर भी मैंने लिखा है। तो इस तरह से स्कूलों में हिंदी कैसे पहुंची है। यहाँ पर एक बच्चा 5 साल से यूनिवर्सिटी तक हिंदी पढ़ सकता है मुफ्त में। यहाँ शिक्षा निःशुल्क है। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पीएचडी, डीलिट और एमफिल भी हो रहे हैं। और यहाँ के रेडियो टेलीविज़न पर हिंदी कैसे पहुँचा है, हिंदी कैसे पहुँची और कितना काम हो रहा है, इस पर भी मैंने लिखा है। और 1908 से 86 तक जीएन रॉय क्या करते हैं, इस पर भी उनका जन्म 1908 में हुआ था। मेरा दूसरा लेख है जयनारायण रॉय मॉरिशस में गांधी और गांधीवाद के वाहक। तो वो एक अच्छे परिवार से थे, एक गुणी परिवार से थे। उनके परिवार में हिंदी का माहौल था। और उनके पिताजी मदन मोहन मालवीय, बनारसी दास चतुर्वेदी, गोखले, गांधी इत्यादि को पत्र लिखा करते थे। तो उनके यहाँ भारतीय संस्कृति पहले से ही पनप रही थी। और 1908 में जयन रॉय का जन्म होता है और उनकी मृत्यु होती है 1986 में। भारत में उन्होंने पढ़ाई की। भारत में पढ़ाई करने गए तो शुरुआती पढ़ाई उन्होंने बनारस में की और बाद में इलाहाबाद चले गए। उनके गार्डियन थे बनारसी दास चतुर्वेदी और मदन मोहन मालवीय। इलाहाबाद में वो आनंद भवन जाते थे और गांधी परिवार से उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। वो बहुत से क्रांतियों से मिले थे, नेहरू जी से भी मिले थे। इंदिरा गांधी जी भी छोटी थी और उनके घर ये जाया करते थे। जब इंदिरा गांधी ऑफिशियल विजिट में प्रधानमंत्री बनकर आए थे तो उन्होंने यहाँ के प्रधानमंत्री सर शिवसागर राम गुलाम से कहा था कि मैं जयन रॉय से मिलना चाहती हूँ। तो वो जयन रॉय से मिले थे और जयन रॉय कई बार भारत गए तो प्रधानमंत्री की हैसियत से इंदिरा गांधी ने उनका स्वागत किया। और यहाँ पर आकर उन्होंने एक तो वो नाटक लिखा जीवन संगिनी, ऐतिहासिक पुस्तकें उन्होंने, बहुत सीरियस पुस्तकें उन्होंने लिखी और हिंदी का बहुत प्रचार किया। अब दूसरा लेख है, एक लेख की मैं चर्चा कर रहा हूँ, मॉरिशस में हिंदी रंगमंच 1834 से लेकर 2015 तक। मैंने इसमें गिरमिटियों का इतिहास बताया है, बैठका की भूमिकाएं बताई है। बैठका जो थी गांव के एक अलग कोने में एक छोटा सा घर होता था, गोबर से लिपते थे और छाते थे। उसकी टाटी यहाँ पर रबीनाल के तने से बनाते थे। टाटी मतलब वो घर के बाहर टाटी भी यहाँ पर गोबर से लिपते थे, नीचे भी गोबर से लिपते थे और अगवरों से छाया हुआ होता था। वो उस की चर्चा की है। और लोक नाटक, यहाँ लोक नाटक की मैंने चर्चा की है उसमें। और वहाँ यहाँ पर खेला, नाच, तमाशा इत्यादि यहाँ पर होते थे। और बाद में व्यावसायिक कमर्शियल नाटक भी आए, जिसमें मॉरिशस भारत से ही कंपनियां आई थी। चंद्रावती, लैला मजनू, अली बाबा 40 चोर, असीरे हसरत, सीता स्वयंवर, भक्त प्रहलाद, सावित्री और सत्यवान, रामलीला, कृष्ण लीला, रासलीला, ये सब नाटक यहाँ पर हुए थे। और सिनेमा के आने से ये सब नाटक धूमिल होने लगे थे। मैं आपसे ये बोलता हूँ कि टीवी में
वहाँ टीवी आया तो टीवी भी नाटक होने लगा, और टीवी नाटक में मैंने भी कुछ नाटक किए हैं अभिमन्यु नट के, जैसे जहाँ पक्षी दम लेते हैं, मुझे याद है। और मेरा भाई यहाँ का पायनियर नाटककार था, छत्रपति रामन। तो यहाँ पर मोहन महर्षि, जो बाद में जाकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर बने, वो यहाँ पर आए थे सरकार की ओर से। तकनीकी जो तकनीकी सहायता है उसके तहत आए थे, और उनके उनके रहते हुए भी उन्होंने यहाँ पर सरकारी इस्टेब्लिशमेंट में नाटक का डिपार्टमेंट बनवाया, और यहाँ पर लोग नाटक खेलने लगे, नाटक लिखने लगे, निर्देशन करने लगे। फुल लेंथ प्ले भी लिखे गए उनके, मोहन महर्षि के जाने के बाद फुल लेंथ प्ले लिखे गए और फुल लेंथ प्ले खेले भी गए, और कई नाटक तो भारत में भी जाकर खेले गए, कई नाटक भारत में जाकर खेले गए। और कुछ नाटककार तो डायरेक्टर बने, प्रोड्यूसर बने, और अभिनयकर्ता भी हुए, और भारत में इनके मंचन भी हुए। अंधायुग का, भारती जी का अंधायुग वो नागपुर में 75 में हुआ था, जब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन वहाँ पर आयोजित हुआ था, जिसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री अध्यक्ष थे। और मेरा अगला लेख है प्रवासी पंडित वासुदेव विश्वविद्यालय ने भारतीय संस्कृति, धर्म और हिंदी का प्रचार किया। तो मैं उनके बारे में बोल रहा था आपको कि वो 1942 में भारत से पढ़कर आए थे। भारत वो पढ़ने गए थे, उन्होंने लाहौर से बीए किया था और एमए कलकत्ता से किया था। कलकत्ता में वो जानबूझकर आए थे, क्योंकि उस समय में आपकी राजधानी कलकत्ता ही थी मेरे ख्याल से, हाँ। तो वहाँ पर राधा कृष्णन की क्लास में बैठे, टैगोर से मिले, सुभाष चंद्र बोस से मिले, उनके क्रांति से प्रभावित हुए, गांधी से मिले, नेहरू से मिले, और लाला लाजपत राय, गोखले जी से मिले। ये सब इतने लोगों से वो मिले, और वहाँ पर से संघर्ष, आज़ादी संघर्ष में पक कर आए थे। और यहाँ पर सांस्कृतिक, मतलब धार्मिक काम में ये बोलना चाहता हूँ कि गीता का प्रचार करते थे, बहुत लोग आते थे सुनने उनको। उन्होंने हिंदी भी पढ़ाई बैठकाओं में, पढ़ाते थे, निरीक्षण करते थे, और टेक्स्ट बुक तैयार करते थे, और पेपर को वो करेक्शन भी करते थे, सुधारते भी थे। तो ये इन्होंने ऐसे अपना काम शुरू किया, और इंडिपेंडेंट फोर ब्लॉक पार्टी उन्होंने अपने भाई से मिलकर बनाई। इंडिपेंडेंट फोर ब्लॉक वही अपने सुभाष बाबू की पार्टी से लिया गया, सुभाष बाबू ने बनाई थी। यहाँ पर उन्होंने आकर ये बनाई। ये सब बाद में हिंदी आंदोलन के लिए, हिंदी वोट के लिए, और हिंदुओं की समृद्धि के लिए काम आया। और फिर काम आया क्या कि यहाँ पर एक समय आया कि हिंदी, हमारे लोग यहाँ पर वोट करने नहीं करते थे, उनको अधिकार नहीं था। गिरमिटियों को वोट करने का इस देश में अधिकार नहीं था। हालांकि वो 5,05,000 यहाँ पर थे, और गोरे इतने से थे, मुट्ठी से भर थे, लेकिन उनका राज था, क्योंकि उनका देश था। उन्होंने इसको कॉलोनी बनाया था, और हमारे लोगों को गिरमिटिया बनाकर काम में, एक एक खेत में काम करने के लिए यहाँ लाया था। तो 1947 में एक अंग्रेज यहाँ पर भेजे गए बैठाने के लिए, या यहाँ का लॉर्ड बनकर वो आए यहाँ राज करने। तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। उस समय में गोरों ने कहा कि बंदर के हाथ में छुरा दे दिया जाएगा, ये नहीं कर सकते हैं, अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन एक शर्त रखी गई थी, उस समय वोट करने का अधिकार, क्योंकि उसके लिए कानून डाला गया था कि जो सबसे धनी हो, जो सबसे पढ़ा लिखा हो, जिसके यहाँ सर्टिफिकेट हो, जिसके यहाँ पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, जिसके यहाँ मकान दुकान हो, ये तो हिंदू लोगों के कहाँ होता।
हिंदू लोग तो यहाँ पर कुली बन करके आए थे, स्लेव जिस घर खेत में जोते जाते थे, बूट से मार खाते थे, चाबुक से मार खाते थे, बैत से मार खाते थे, भूखे रहते थे, शाम सवेरे काम करते थे, 12 घंटे काम करते थे। इसके बावजूद भी बैठका में जमा होकर वे अपने दुख सुख बांटते थे और शब्द गाते थे और क्या क्या गाते थे, रामायण बाँचते थे, हनुमान चालीसा गाते थे, प्रार्थनाएं करते थे। होली वहीं होती हो शुरू हुई, दिवाली वहीं से शुरू हुई, सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। तो अंग्रेजों ने ये कानून लगा रखा था। एक बात मैं आपको ये भी कर दूं, कल्पना गलवे जी, बड़ौदा से आप मुझे देख रहे हैं, मैं बड़ौदा को कैम्पछो बोलता हूँ। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ तो अंग्रेज मुट्ठी भर थे और ज्यादा थे फ्रेंच लोग, और उससे ज्यादा तो थे हमारे लोग। 1722 में फ्रेंच यहाँ पर आए और यहाँ और मलागासी रिपब्लिक से और काले अफ्रीकी देश से हबशियों को लाया, गुलाम बना के, बेड़ियां पहनाकर। 33 में जब गुलाम उन्मूलन हुआ, खत्म हुआ, तो महारानी ने वहां से इंग्लैंड से कह दिया कि सब बंद कीजिए, आप बंद हो गया। लेकिन खेत का क्या करेंगे, उन गुलामों ने खेत छोड़ दिया, अरे जाइए अपना, बाढ़ में जाइए, आपका चीनी आपका खेत। तो उन्होंने अंग्रेज ने उन फ्रेंचों को 1810 में हरा दिया था यहाँ कर, और लगभग 800 वो ये लेके आए थे, सैनिक लेके आए थे, और सभी भारत से लाए थे। वो जहाज ही चला था भारत से सिपाही यहाँ आए थे मरने, सिपोही बोलते हैं हम लोग यहाँ पर फ्रेंचों को हराने। फ्रेंच को हरा कर अंग्रेजों ने ले लिया देश, लेकिन वो तो तकिए में कंबल में सोते रहे, और फ्रेंच लोगों ने अपनी संस्कृति, अपना भाषा का प्रचार खूब किया और वो यहाँ बने रहे। आज तब भी मॉरिशस उनके हाथ में था, मतलब ज़मीन के हिसाब से आज भी है, लेकिन आज उनकी 25% ज़मीनें हिंदुओं ने खरीद ली है, ले ली है। हम भी ज़मीन के मालिक हो गए हैं यहाँ पर। तो कैसे वोट बनेगा, तो उस 1947 में के चुनाव के लिए तैयारी हुई, तो अंग्रेज सरकार ने कहा कि जो भारतीय अपना नाम लिख देंगे अपनी भाषा में और सिग्नेचर कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, उनको वोट का अधिकार होगा। तो पंडित वासुदेव विश्वविद्यालय जो वहाँ आपके भारत से आए थे और यहाँ पर पैरामिलिट्री बनाया था, तो उन्होंने क्या किया, सबके घर घर में रात को भेजा। रात को क्यों भेजा, क्योंकि दिन में तो सब काम करते थे भाई, बूट खाते थे, भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे, चाबुक से मार खाते थे, बैत से मार खाते थे, खून हो जाती थी पीठ। तो इनके आदमी एक बही और एक पेंसिल लेकर सबके घर में लालटेन लेकर सब पहाड़ गए और उनको हिंदी सिखाई, मतलब नाम सिखाया और हस्ताक्षर सिखाया। ये बहुत अच्छा हुआ। तभी मुसलमानों ने भी यहाँ हिंदी सीखी, तमिलों ने भी हिंदी सीखी, मराठियों ने भी हिंदी सीखी, तेलुगु ने भी हिंदी सीखी, गुजरातियों ने भी हिंदी सीखी। सब लोग उस समय यहाँ भोजपुरी ही बोलते थे, क्योंकि भोजपुरी बहुसंख्यकों की भाषा थी और हिंदी में हस्ताक्षर करना था तो हिंदी सीख लिए। उस समय में थे पंडित विश्वविद्यालय जी के साथ अब्दुल वहाब फुंदन, वो तो हिंदी के लेखक थे, एक राजनीतिज्ञ भी बने। तो इन लोगों ने प्रचार किया और इस हस्ताक्षर से पहले यहाँ के विधानसभा में 11 लोग बैठते थे, उसमें से 2 हिंदू होते थे और 9 गोरे होते थे, और जो हिंदू होते थे वो 2 वो गोरों के बराबर धनी भी हो गए थे। मतलब आम लोगों को यहाँ पर ये करने का अधिकार नहीं था। तो उस चुनाव के बाद जानते हैं क्या हुआ, 1949 में जो सीटें थी 11, उल्टा हो गया पूरा। 2 गोरे लोगों की सीट हुई और 9 हिंदुओं की सीट हो गई। 49 से अभी तक, आज तक, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हिंदू लोग ज़्यादा बहुसंख्या में इसमें आते हैं,
क्या बोलते हैं आपके ये मैंने लिखा है, ये अलग सा लेख है। और 1300 में से मैंने आपको कह दिया कि 12 हिंदी में है और 1 अंग्रेजी में है। और फिर रंगमंच तो मैंने आपको बता दिया, प्रवासी भारत पंडित वासुदेव बिस्मिल्लाह के बारे में बता दिया। फ्रांसीसी साहित्य में भारत और भारतीयता, इसमें मैं ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि ये आपके लिए काम की चीज़ है। ये ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। ये मेरे एक लेख में आया था, विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में, वो गगनांचल में आया था। मॉरिशस का प्रवासी जनजीवन पर हिंदी फिल्मों का प्रभाव मैंने कह दिया आपको। इस पर ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि इसने अपने आपके यहाँ की फिल्मों ने मॉरिशस में या सारी दुनिया में हिंदी, हिंदुस्तानी, भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रचार जितना किया है वो किसी ने नहीं किया है। ये फिल्मों पर जाता है। अभी के फिल्म तो घोटाले से भरे हैं, अभी तो फिल्म नग्नता से भरे हैं, अभी की फिल्में तो मतलब बहुत खराब चीज़ों से भरी हुई है, जिसका हम अभी नहीं बोल सकते हैं कि फिल्म संस्कृति का प्रचार कर रही है। फिल्म यहाँ पर अब बुरी प्रचारों में भी लग गई है। तो फ्रांसीसी साहित्य में भारत और भारतीयता बोलने से पहले मैं एक लेख और चर्चा करता हूँ। मनीलाल डॉक्टर मॉरिशसीय गिरमिटियों के अस्तित्व के रचयिता। गांधी जी जब गए तो उनको भेजा 1907 में, वो अखबार निकाले, फिर गोरों के खिलाफ काम किया और फिर थोड़ा तंग आकर वो फिजी चले गए थे। उस अखबार को उन्होंने दैनिक भी बना दिया था। आप ये सुन लीजिए, दैनिक बना लिया था। जिस समय में फोन नहीं था, टेलीविजन नहीं था, रास्ते नहीं थी, कार नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, कुछ टेलीग्राम नहीं था, ये सब नहीं था उस समय में। तो उस समय में उन्होंने यहाँ के मुसलमान व्यापारियों से पैसा जमा करके एक प्रिंटिंग प्रेस मंगाया था। और उनके जाने के बाद अब तक समाचार पत्र, मतलब दैनिक नहीं, मासिक और त्रैमासिक और साप्ताहिक निकलते रहे, अभी भी निकल रहे हैं। लेकिन मॉरिशस के लिए दुख की बात है, दुख की बात नहीं है, यहाँ के गिरमिटियों को गाली देने वाली बात है कि इतना संपन्न होकर भी आज हम एक अखबार नहीं चला पा रहे हैं या अखबार हमारा नहीं है। जबकि उस समय में हम खेतों में कूली बन करके काम कर रहे थे तो एक अखबार चल रहा था, बाद में वो दैनिक भी हो गया था। लेकिन अभी हमारे यहाँ साप्ताहिक भी नहीं, मासिक 1-2 हैं और हिंदी की पत्रिकाएं 1-2 हैं। 2 पत्रिकाओं उप संपादक रह चुका हूँ और यहाँ एक साप्ताहिक का एडिटर भी रह चुका हूँ, स्वदेश। 3 साल तक मैं उसका ये था, उसका संपादक करता था। और एक लेख है उसमें डॉक्टर मुनीश्वर लाल चिंतामणि, एक समर्पित शोधार्थी। डॉक्टर मुनीश्वर लाल चिंतामणि बनारस से BA करके आए थे, MA करके आए थे, वहीं से PhD करके आए थे और यहाँ पर प्राध्यापक बने और बहुत अच्छे साहित्यकार। और इसके बाहर भी हिंदी की सेवा उन्होंने बहुत की। और 2009 में उनका देहांत हो गया। एक लेख है, बिहार सर्दी आता है तो मॉरिशस को छींक आती है। मैंने इसमें मॉरिशस के बिहारियों और बिहार के बिहारियों पर मैंने लेख लिखा है और मैंने उनका हमारे लोगों का प्रेम दर्शाया है। इसलिए मैं हमेशा यहाँ पर मैं या हमारे लोग भारत को ऐसे ही भारत नहीं बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं। मतलब माँ के बराबर है, माँ है। हम लोग भारत माता, भारत नहीं बोलते हैं। तो उस पर मैंने लिखा है और सच हुआ है कि जब बाढ़ वहाँ पर आई है तो यहाँ से पैसा तहसील कर जमा करके वहाँ पर भेजे हैं। और दूसरी बात ये भी जान लीजिए, जो आपके देश का सबसे बड़ा भूकंप आया था वो 1900
34 के आसपास में या 35 के आसपास में, नो नहीं, हाँ 35 के आसपास में, बिहार में। वहाँ पर हमारे 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 मॉरिशन काउंटर पार्ट मतलब जयनारायण रॉय वहाँ पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद उसमें सेवा लग, गांधी जी ने आदेश किया था तो वो सेवा करने गए थे। 2 साल वहाँ रहे। बिहार के उस क्षेत्र को फिर से स्थापित करने के लिए हमारे हमारे मॉरिशन भाई जयनारायण रॉय का बहुत बड़ा हाथ है। और वहाँ पर एक गली भी है इनके नाम पर। तो ये महीने बिहार सर्दी आता है तो ये। और अजामिल माताबदल, कभी गुरु कभी चेला। अजामिल माताबदल वो हिंदी के प्रचारक थे, हिंदी प्रचारणी सभा में प्रधान थे और ऑल हिंदी सेक्रेटेरिएट के गवर्निंग बोर्ड में थे। उनको 10वें हिंदी सम्मेलन भोपाल में उनको सम्मानित किया गया था। तो वो उनसे मैंने हिंदी सीखी है, जो थोड़ी सीखी है। लेकिन बाद में जब मैं बात चलाने लगा तो वो मेरे साथ काम करते थे और मुझसे पत्रकारिता सीखी। तो हम लोग मित्र हो गए थे। अजामिल माताबदल, कभी गुरु कभी चेला। और ये तो मैंने बता दिया। लेख हैं भारत के प्रधानमंत्री को खुला पत्र, मैंने यहाँ से लिखा था और वो लेख छपा था आगरा में। इसमें मैंने बताया है कि कैसे आपके दिल्ली राजधानी में कुछ लोग बैठे हुए हैं, माफिया टाइप के लोग बैठे हुए हैं। वो जिनको चाहते हैं वहाँ से सम्मानित करवाते हैं, जो आगरा में हिंदी निदेशालय है वहाँ से। तो इस पर मैंने लिखा था कि उस समय उन्होंने एक ऐसे महिला को पुरस्कृत करवाया था जो भारत से शादी करके यहाँ आए हैं और यहाँ काम करते हैं। उनके पास उन्होंने एक भी पुस्तक नहीं लिखी है, किसी हिंदी संस्थान से जुड़ी नहीं हुई है, खाली हिंदी पर रोजी रोटी कमाते हैं, उसको सम्मान दिया गया था। जबकि यहाँ पर 10 20 50 लोग हिंदी की सेवा कर रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं और हिंदी को सम्मानित कर रहे हैं। फिर एक लेख है मॉरिशस में मीडिया पर मैंने लिखा है। वो वहाँ एक पुस्तक में छपी थी नोएडा से। हमारे दोस्त कुमार नोएडा रहते हैं, कुमार कौस्तुभ, उन्होंने लिखा है, एडिट किया है। और फिर एक लेख है अंग्रेजी में, मीडिया इन मॉरिशस आइलैंड, मतलब यहाँ के रोड्रिग्स और रिनियन टापू में भी जो यहाँ पर ये हैं जो पत्रकारिता की जा रही है, उसमें ये है लिखा, उस पर लेख लिखा है और वो लेख छपा है उसमें। अब एक विस्तार पूर्वक से 1 घंटा हो जाएगा तो आप बोलिए। हम विस्तार पूर्वक से मैं एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जिसका एक लेख है इसी पुस्तक में, भारतेतर हिंदी देश मॉरिशस। इस पुस्तक में एक लेख है, फ्रांसीसी साहित्य में भारत और भारतीयता। ये आप लोग कम जाने होंगे या कम पढ़े होंगे या नहीं जानते होंगे। फ्रांसीसी साहित्य में भारत और भारतीयता 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक। तो मैंने इस लेख की शुरुआत की है जो फ्रांसीसी सांस्कृतिक क्रांति है उससे की है। वो क्रांति हुई थी 1789 में। क्रांति का कारण क्या था कि सांस्कृतिक स्तर पर फ्रांस गिर गया था। सांस्कृतिक स्तर पर उठने का कोई सवाल नहीं था। तो लोग जानना चाहते थे कि फ्रांसीसी साहित्य में या संस्कृति में लोग कितनी दिलचस्पी लग रहे हैं, कितना उठना चाहते हैं, कितना खोना चाहते हैं। तो उस पर और 4 फ्रांसीसी विद्वानों, उस समय के 4 फ्रांसीसी विद्वानों ने ये क्रांति लाई थी। एक थे जिगोदें, एक थे वोल्टेयर, एक थे बेर्नार्डिन de Saint-Pierre और एक थे जॉन जैक रूसो। बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं। इनका साहित्य आज भी यूनिवर्सिटीज़ में, वो फ्रांस हो या मॉरिशस या कहीं और, ये पढ़ाई जाती है। तो ये विद्वान लेखक थे और उस समय के सबसे बड़े सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधित्व करते थे। फिर मैंने फ्रांसवा बेनिये के बारे में लिखा है। फ्रांसवा बेनिये 1620 से उनका जन्म होता है और 16
1988 में उनकी मृत्यु होती है। वे भारत यात्रा पर गए थे, सीरिया और इजिप्ट से होते हुए वे भारत यात्रा पर गए थे, और वो उस समय गए थे जब मुगल भारत था। मुगल भारत के समय में वो गए थे। तो वो भारत में पहुंचते ही वो तो पागल हो गए कि भारत इतना बड़ा देश, इतने लोग, इतने अच्छे लोग, इतने सांस्कृतिक लोग, इतने विद्वान लोग, और इतने भारी सांस्कृतिक विरासत के लोग, पागल हो गए और फ्रांस से कंट्रास्ट करने लगे। तो उन्होंने अपने मित्र कोल्बेया को बुलाया। उनका मित्र था कोल्बेया, लेखक भी थे। कोल्बेया को ये कहकर उन्होंने भारत बुलाया कि कोल्बेया तू यहाँ, ये देश कितना धनी देश है, सांस्कृतिक लेवल पर, और पैसे भी हैं, धन दौलत सोना चांदी सब है यहाँ पर स्पाइसेस भी हैं, तुम आकर देखो। कोल्बे आया था, कोल्बे भारत गया, वो 1664 में भारत गया। भारत जाके सब देखा, वो भी पागल हो गया। और क्या करता, तो भारत में उन्होंने एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों की कंपनी थी। उससे बहुत पहले फ्रांसीसी कोल्बेया ने फ्रेंच की एक कंपनी वहां बनाई थी, जो सौदा करे, जो व्यापार करे, जो यहां से आए, जो वहां से जाए। कोल्बेया ने भारत को देखा, वहां से कुछ उठाया, ले गया, व्यापार शुरू किया, और फ्रांस लौटते ही उसने अपनी यात्रा वृतांत लिखा। उनका यात्रा वृतांत बहुत ही दिलचस्प था। उसे पढ़कर यूरोप के लोग भारत की खोज में निकलने के लालायित हो गए, और खास करके फ्रांस के लोग भारत जाने लगे और जाने की इच्छुक हो गए। उसने वहां पर खलबली मचा दी। और इस यात्रा के बाद भारत में एक क्रांति हुई, हिंदी साहित्य के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति दिलचस्पी। फ्रांस का हर एक विद्वान, हर एक धनी राजा या आदमी ये सब सोचने लगा और भारत की ओर भागने लगा। कोल्बेया के फ्रांस लौटने के बाद ही फ्रांस में फाब दे ला फोंटेन पाया गया। फाब दे ला फोंटेन, फाब बोलते हैं कहानी, ला फोंटेन एक लेखक था। उसने क्या लिखा है आपको पता है? उसने पंचतंत्र की कहानियों को फ्रेंच में अनुदित करके लिखा है, बराबर लिखा है जैसे भारत में है। और मैंने स्कूलों में फाब दे ला फोंटेन पढ़ी है। पंचतंत्र की कहानी मैं हिंदी में पढ़ने से पहले, मैं बच्चा था, लड़का था, जवान था, तो कॉलेज में पढ़ा है फ्रेंच के माध्यम से। तब हम लोगों को पता नहीं था कि ये तो पंचतंत्र की कहानियां हैं। अभी जब रिसर्च में मैं आया तब पता चला कि ये ऐसा है। तो उसके लिखने वाले थे लाफोंटेन, जॉन लाफोंटेन। जॉन लाफोंटेन राजाओं के भाट हुआ करते थे। राजाओं के दरबार में वो कहानियां ऐसे ही सुनाया करते थे, प्रेरक कहानियां। और शर्मा जी ने तो लिखा था किसी राजा के लिए। उनके 2 बेटे थे जो बहुत मूर्ख थे, वो राज चला नहीं सकते थे, वो तो खो देते। तो उन्होंने कहा था कि कोई आए, इनको सिखाए राज चलाने योग्य, राज करने योग्य, आधा तो बटेगा, आधा मैं दे दूंगा, आधा इनके लिए रख दूंगा। तो शर्मा जी आए थे और पंचतंत्र का निर्माण किया था। तो पंचतंत्र जो भारत में है वैसे का वैसा फ्रांस में है। फ्रांस की यूनिवर्सिटीज में, बाहर देशों के यूनिवर्सिटीज में, हमारे यहाँ कॉलेजेस में फाब दे ला फोंटेन पढ़ाया जाता है। और पिछले 2 साल पहले फ्रांस सरकार ने वहां के लेखकों से आग्रह किया था कि बच्चे छुट्टी पर जा रहे हैं, उनके लिए किताबें लिखी जाए, लेजर के लिए, मनोरंजन के लिए, और उसमें सीख भी हो। तो वहां के लेखकों ने
ला फोंटेन, मतलब पंचतंत्र की कहानियां बच्चों के लिए एनिमेटेड रूप में लिखा था। उसमें चित्र भी और कहानी भी और सीख भी। तो भारत की संस्कृति, भारत का पंचतंत्र फ्रांस में सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, मनोरंजन के रूप में दी जाती है, और वहां फ्रांसीसी संस्कार में भारतीय संस्कार भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे थे। आज के भारत को मैं चुनौती दे रहा हूं। छोटा देश का छोटा हीरामन आपको चुनौती दे रहा है कि भारत की शक्ति क्या है। वोल्टेयर जो फ्रांसीसी क्रांति के में एक थे, वोल्टेयर ने जानते हैं क्या कहा है? वोल्टेयर ने उस समय कहा कि फ्रांसीसियों को कहा कि आप भारत की ओर जाइए, आप भारत दौड़िए, वहां से संस्कृति आयात करके ले आइए, वहां से संस्कृति लाइए, वहां से किताबें लाइए, वहां से वेद लाइए, वहां से सब कुछ लाइए और यहां पर लिखिए, यहां पर पढ़ाइए। और वोल्टेयर ने एक बात ये भी कही थी, भाई आप भारतीय लोग सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो, कि वोल्टेयर ने कहा था कि इस समय भारत गुरु देश है। भारत में जो साहित्य लिखा जा रहा है, भारतीय में जो धर्म अपनाया जा रहा है, जिस धर्म का प्रचार हो रहा है, वो अद्वितीय है। और हम, वोल्टेयर कहता है कि हम फ्रांसीसी लोग, हम यूरोपीय लोग अभी तक जंगली हैं उनके सामने। हम यूरोपीय और फ्रांसीसी लोग भारत के सामने ABCD नहीं जानते हैं। वे तो सांस्कृतिक धरोहर के मामले में ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, आसमान पर हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए, ये वोल्टेयर ने कहा है। फिर एक लेखक आया, मैं आपको बताता हूं, फाब दे ला फोंटेन तो मैंने कह दिया। वो जॉन ला फोंटेन जिसने पंचतंत्र की कहानियों को ट्रांसलेट करके लिखा, उनका जन्म 1621 में हुआ था और 1695 में उनका देहांत हुआ था। बेर्नार्ड दे सैंपियर के बारे में मैं आपको बोलता हूं। हाँ, देखिए देखिए देखिए, ये देखिए, बारहसिंगा, ये पंचतंत्र की कहानी है। ये मैंने फ्रेंच में पढ़ी है और हिंदी में भी यहाँ पढ़ी है। लाबोरेयर et les enfants, मतलब किसान और उसके बच्चे, जिसमें किसान बोलता है कि आप 10 लकड़ियां लाओ, तोड़ो, फिर एक एक करके दे देते हैं, सब तोड़ देते हैं। ये कहानी हूबहू फ्रेंच लिटरेचर में है। ले लियों et les rats, शेर और चूहा, जिसमें शेर चूहा दोस्त होते थे। शेर फंस जाता है जाल में तो चूहा के कुतर कुतर कर काटता है। ये भी फ्रांस में पढ़ाई जाती है ये कहानी। ले रेनार्ड et le raisin, मतलब अंगूर खट्टे हैं, रेजिन बोलते हैं अंगूर, रेनार्ड बोलते हैं सियार को, है ना। अंगूर तोड़ने जाता है, नहीं आता तो बोलता अंगूर खट्टे हैं। ये फ्रांसीसी साहित्य में है। रिया से देखोगे, मतलब दौड़ने से कोई मतलब नहीं है। मतलब कछुआ और खरगोश, जिसमें दोनों में बाजी लगती है कौन आगे जाएगा। खरगोश दौड़ता है, जाके सो जाते हैं, कछुआ निकल जाता है, ये भी उसमें है। और एक महत्वपूर्ण कहानी है, ले कानो ए ले तोची, बतख और कछुए और कछुआ, जिसमें बतख घूमने जाना चाहता है, जिसमें कछुआ घूमने जाना चाहता है और बतख, उनके मित्र बोलते हैं चलो, लेकिन एक डंडा लेते हैं, दोनों ओर बतख उड़ते हैं लेकर और बोलते हैं मुंह से पकड़े रहो, लेकिन कभी भी बोलना नहीं। तो उसको लेकर गांव में उड़ते हैं और बच्चे चिल्लाते हैं, तो वो देखकर बोलता है कि देखो ना कितना अच्छा है, बहुत सुंदर है। वो गिर कर मर जाता है। ये हूबहू है और चित्र के साथ है। ये उसका ट्रांसलेशन है मेरे पास, किसी को चाहिए तो मैं आपको भेजूंगा। वो पुस्तक भी, मतलब पुस्तक नहीं है, वो ऑनलाइन से निकाला है मैंने। और एक है ले सिंges et les deux chats,
बंदर और दो बंदर बाट, बंदर का न्याय वो कहानी है, जिसमें एक बंदर रहता है, दो दो बिल्लियां रहती है, रोटी लाते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो ये बांट बांट कर देना चाहते हैं, बांटते बांटते में ये ज़्यादा खा लेता है, उधर ज़्यादा हो जाता है, वो खा लेता है, फिर खा लेता है, पूरा खा लेता है। तो इस तरह से ये कहानियाँ उसमें हैं। और बेनार्ड द सैंपियर जो ये भी ये थे क्रांति के ये थे, ये मेरी पुस्तक में है, सभी आप पढ़ेंगे। वो उनका जन्म 17 अभी 16 सेंचुरी की बात मैंने कर दी, अभी 17 सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। 1733 में उसका जन्म हुआ था और 1814 में मृत्यु हुई थी। ले आव गांव में उनका जन्म हुआ था और छोटे से ही वो घूमना चाहते थे। वो देश देश में जाते थे नौकरी के लिए और मॉरिशस आए तो नौकरी की, तो यहाँ पर रुक गए। उस समय मॉरिशस का नाम था इल दे फ्रांस, क्योंकि फ्रांसीसियों का देश था वो तब तक। तो इल दे फ्रांस, इल मतलब आइलैंड, फ्रांस मतलब फ्रांस, द फ्रांसीसी आइलैंड, द आइलैंड ऑफ फ्रांस, ये उसका नाम था। उस समय में बेनार्ड द सैंपियर मॉरिशस आए और वो एक प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने मॉरिशस को बाहर देशों में प्रचलित कराया और यूरोप में भी। उन्होंने लौटते ही एक पुस्तक लिखी, पोल ए वर्जिनी। अंग्रेजी मैं बोल रहा हूँ, वो फ्रेंच में लिखे थे, पोल ए वर्जिनी, ए मतलब एंड। पोल एक लड़का था, हब्सियों का लड़का था, और वर्जिनी गोरों की बेटी थी। तो दोनों में बचपन में दोनों साथ साथ खेलते हैं और प्रेम हो जाता है। तो लड़की की दादी, लड़की की नानी और लड़के, इसने धोखे से लड़की को फ्रांस भेज दिया अपनी दादी के पास। वहां वो गई, वेजिनी गई फ्रांस में, तो वहां रह नहीं पाई, वो लौटी। जब वो लौट रही थी तो यहाँ शिशो में, मतलब समुद्र तट के पास ही उनके जहाज तूफान में फंस गया और वो लड़की मर जाती है। कहानी दुखांत है, लेकिन कहानी में पहले पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक भारत की चर्चा है, भारतीयता की चर्चा है, भारतीय संस्कृति की चर्चा है, भारतीय कपड़ों की चर्चा है, भारतीय खाने की चर्चा है, भारतीय साड़ियों की चर्चा है, कलकत्ता की चर्चा है, ढाका की चर्चा है जो अभी बांग्लादेश है, कर्नाटक की चर्चा है, हिंदू नामों की चर्चा है, हिंदू भोजनों की चर्चा है, हिंदू प्लांट्स, हिंदू 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 जो भारत से जो प्लांट्स आए हैं, जो फ्रूट्स आए हैं, ये सब चर्चा। मतलब वो पुस्तक भारतीय संस्कृति पर ही आधारित है। इसका ट्रांसलेशन बांग्ला भाषा में हुआ। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहानी पढ़ी और रोने लगे। तो गुरुदेव ने कहा, लिखा था, वो है मेरे पास कहीं, कि कैसा करूं, कहाँ है वह देश, कैसा है वह देश जहाँ पर ऐसी भारतीय संस्कृति पाई जाती है, भारतीय संस्कृति पनप रही है, आदि आदि उन्होंने लिखा था। तो टैगोर से भी यह देश जाना गया है और यह कहानी। पोल एवेजिनी का हिंदी रूपांतरण तो यहाँ के लेखक प्रहलाद रामचंद्रन ने किया है और पंडित विष्णुदयाल जी ने भी किया है इसका रूपांतरण। और इसके बारे में बाद में वो लाशोमिया एजेंट लिखते हैं, बेनार्ड द सैंपियर कि भारतीय घाटी, वो भी लिखते हैं। तो भारतीय संस्कृति फ्रेंच साहित्य में बहुत है। और अब मैं एक दूसरे की चर्चा कर रहा हूँ, एक दूसरे फ्रांसीसी लेखक जाकोलियो की चर्चा मैं आपको कर रहा हूँ। मैंने वोल्टेयर के बारे में कह दिया कि वोल्टेयर ने भारत के बारे में क्या लिखा था। बोला था कि जाइए भारत से सारी संस्कृतियां वहां से लाइए और यहाँ पर फैलाइए, क्योंकि सांस्कृतिक धरातल पर फ्रांस बहुत कमजोर हो गया था, इसीलिए सांस्कृतिक क्रांति लाई गई थी। और आपके देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, एक बार गांवों में गए थे,
नरसिम्हा राव भारत लौटकर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। आपके प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा कि अगर भारत को लगे कि यहां कोई उसकी सांस्कृतिक पूर्जा टूट गई है, खराब हो गई है, तो वो तुरंत हवाई जहाज लेकर मॉरिशस जाए और मॉरिशस से खरीद कर ले आए या मॉरिशस से ले आए, अनकोट। वोल्टेयर ने बहुत समय पहले ये कहा था। बहुत समय पहले क्या, 4 शताब्दी पहले कहा था, जो आपके प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कहा, और आज मैं ये बोल रहा हूं आपको। तो वोल्टेयर इतने बड़े लेखक थे, इतने बड़े क्रांतिकारी थे, और उन्होंने कहा, और यूरोप को और फ्रांस को उन्होंने जंगल बताया भारत के सामने। पढ़ें, अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं मिलता है, तो हमसे सुने। छोटा मॉरिशस आपको इस बारे में दिशा दे सकता है कि भारतीय संस्कृति क्या है, उसका महत्व क्या है। और एक व्यक्ति का, एक फ्रांसीसी लेखक का मैं चर्चा करना चाहता हूं, ज़ाकोलियो। उनका जन्म 1800 में हुआ था। उन्होंने, ज़ाकोलियो जाकर भारत में रहे, सालों तक भारत में रहे, गंगा नदी के तट पर बैठे साधना करते रहे, निहारते रहे वहां की। सारी पुस्तकें लिखी भारत पर। एक है ला vie de Joyeux कृष्णा, 1834 में कृष्ण लीला पर उन्होंने पुस्तक लिखी, ला Joyeuse de कृष्णा। ले फिस de Dieu, ईश्वर के पुत्र, ले फिस de Dieu, फिस मतलब बेटा, Dieu मतलब भगवान, ईश्वर के पुत्र। ये भी उन्होंने लिखा भारतीय संस्कृति पर, कृष्णा पर। और ले ट्रेडिशन de l'Inde, भारत के ट्रेडिशंस, भारत की संस्कृति, इस पर भी उन्होंने पुस्तक लिखी है। और उन्होंने लिखा ले femmes des Indes। ये अब 19वीं शताब्दी, मतलब 19 हो गया था, 1901-2 के बाद मैं बोल रहा हूँ। ले femmes des Indes मतलब भारत की महिलाओं पर उन्होंने पुस्तक लिखी। भारत की महिलाओं कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, अपने गहनों से, अपनी ओढ़नी से, अपने कपड़ों से, और अपने आदत से, अपने शर्माने की अदा से, इस पर उन्होंने अंतिम पुस्तक लिखी, फकीर, जो 1904 में छपी थी। वहां के फकीरों पर, वहां के भक्ति काल नहीं, वहां के फकीर जो मतलब जैसे कबीर थे, जैसे से गाते हैं, उन पर उन्होंने किताब लिखी। मतलब भारत के व्यवहार पर, भारतीय संस्कृति पर, भारत के संत साधुओं पर, भारत की महिलाओं पर, भारत के धर्म पर उन्होंने, भारतीय साधना पर उन्होंने पुस्तक लिखी। और एक लेखक आए जो भारत गए थे, उन्होंने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया, और उनके सारे लेख वेदों पर आधारित है, उपनिषदों पर आधारित है, पुराणों पर आधारित है। आपके देश के धर्म ग्रंथ साहित्य, फ्रेंच साहित्य का नगीना है, वहां इस तरह से देखा जा रहा था। और एक अंतिम फ्रांसीसी लेखक पर बात करता हूं, रोमैन रोलां। ये नाम ज्यादा
मशहूर है में गोल्डन। उनका जन्म 1836 में हुआ था और मृत्यु 1986। ये इनके बारे में तो मैं इसे साक्षात बोल सकता हूँ। 1986 में उनका उनका देहांत हुआ। ये मॉरिशस भी आए थे और मॉरिशस में आकर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। जब वो आए थे, वो गांधी को जानते थे पहले से, लेकिन यहां पर गांधी जी का प्रभाव उन्होंने देखा। कैसे? जब उनका देहांत हुआ, जब उनको मारा गया दिल्ली में, भारत में, तो यहां के लोग रोने लगे, बुखार बार बार कर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, शोक मनाने, दिन भर शोक मनाया, दुकानें बंद, घर बंद, सब कुछ बंद, जुलूस निकाला। तो होमे गुलो ने यह देखकर कहा कि जिस तरह से मॉरिशन के दिल में भारत और गांधी का स्थान है, मैं नहीं समझता हूं कि आज अगर फ्रांस का कोई राजा मर जाता है तो फ्रांसीसी इतने दुखी होंगे और इतने रोएंगे। ये रोमें रोland ने अपने लेख लाजी में लिखा था। पेरिस में उन्होंने महात्मा गांधी, अब समझिए आप, 19 की शुरुआत में, 1900 की शुरुआत में, पहले अर्थराज में गांधी जी ने क्या नाम कमाया है, ये पेरिस में लिखा जा रहा है। पेरिस में गांधी पर विशेषांक निकाला जा रहा है भाई, कोई खेल नहीं है, दाल भात का कवर भी नहीं है। उस समय, जिस समय कम्युनिकेशन बहुत कठिन था, रोमें ने आकर मॉरिशस में गांधी का प्रभाव देखा और लिखा कि इस तरह का प्रभाव फ्रांसीसी राजा का फ्रांस में भी नहीं है। कुछ दिनों बाद वहां से गांधी जी की अस्थियां आती हैं। 2 देश मैं जानता हूं, अफ्रीकी देशों में 2 देश जहां पर गांधी जी की अस्थि गई थी। एक मॉरिशस आई थी और एक युगांडा आई थी। मॉरिशस के लोगों ने पोर्टुगीज सौदेमास से वहां के समुद्र तट, पोर्टुगीज के समुद्र तट लेसालिन तक वो लोग जुलूस बना के राम के गीत गाते हुए, वैष्णव जनते देने कहिए, ये गाते हुए, रघुपति राघव राजा राम गाते हुए यहाँ के गंगा में गए थे। तो कुल मिलाकर इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय धर्म, हिंदू धर्म और हिंदी भाषा का पृष्ठ 1 से पृष्ठ 110 तक यही चर्चा है। भारतेतर हिंदी देश मॉरिशस में सिर्फ मॉरिशस की चर्चा कम है। भारत के प्रभाव का, भारत की भाषा हिंदी का, भारत की संस्कृति का, भारत की सभ्यता का उल्लेख है, चर्चा है और खूब है। आप इसे जरूर पढ़िए। इसे छपा है माया प्रकाशन, कानपुर, जिसके कर्ता धर्ता अनिल तिवारी है। अनिल तिवारी जी को मैं यहाँ धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और आप लोग जो देख रहे हैं, मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसको शेयर कीजिए, ताकि अभी तो काम का समय है यहाँ भी और आपके यहाँ भी, बहुत लोग इससे जुड़े नहीं हैं। ये रात में देख सकते हैं। कई दोस्तों ने, एक केरल से हैं, वीपी पिल्ले, उन्होंने मुझसे आग्रह किया है कि मैं इसे शेयर करूं ताकि वो लोग रात में देखें, मॉरिशस में भी और भारत में भी, और यूरोप में तो अभी लगभग रात होने का होगा या अभी रात है। तो आप इसे शेयर कीजिए। मैं अनिल तिवारी जी को धन्यवाद, कल्पना गलवी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे देख रही हैं। बड़ौदा में सबको कैमछो बोलिए, फिरोज़ को भी कैमछो बोलिए, और माया प्रकाशन को
पुनः धन्यवाद। मॉरिशस से राज हीरामन। नमस्ते।